श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो है पूर्ण तरंग दृष्टकारी और ये लोड है। यदि लोड के सीरीज कॉम्बिनेशन में हम प्रेरक कुंडली L जोड़ दें तो बन जाता है श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। तो श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर में एक प्रेरक कुंडली को लोड RL के साथ संयोजित किया जाता है। इस प्रेरक कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक L और प्रतिरोध 0 होता है। अब देखो यहाँ से ये जो दोनों पॉइंट हैं ये वाले, यहाँ तो इससे पहले तो है पूरा ये दृष्टकारी, इस पर AC प्लस DC दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ तो आ रहा है AC और DC दोनों, उसमें से मुझे यहाँ पर AC को जाने से रोकना है। और देखो L जो है इसका प्रतिघात होता है XL इक्वल टू ओमेगा है। ओमेगा होता है 2 पाई f इंटू L। DC के लिए f का मान 0 होता है, प्रतिघात का मान 0 हो गया। तो DC के लिए प्रेरक कुंडली का प्रतिघात 0 मतलब प्रतिबाधा 0 है, तो ये DC को रोकती नहीं है। और AC के लिए कुछ प्रतिबाधा होती है तो ये AC को रोक लेता है। तो यहाँ पर AC का वोल्टता का पतन होता है, इसलिए लोड पर AC का मान कम हो जाता है। और ये DC को रोकता नहीं है, तो DC यहाँ पर अप्लाई होती है, पूरी DC लोड को आसानी से मिल जाती है। क्योंकि ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी है, तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी निर्गत वोल्टता होती है D0 इक्वल टू 2Em अपॉन पाई माइनस 4Em अपॉन 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 4Em अपॉन 15 पाई कॉस 4 ओमेगा टी। अब देखो इसमें ये वाला भाग, इसमें ओमेगा नहीं है, तो ये बेदा भाग वाला है DC का, और ये वाले भाग हैं हमारे AC के। अब क्योंकि AC में ये और इसका अनुपात है वो 1:1/5 होता है, मतलब ये वाला पार्ट है इस वाले से 1/5 गुना कम होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट भाग AC का ये होता है। मुझे चेक करना है कि रिपल फैक्टर कितना, उर्वरक गुणांक परिभाषा है R इक्वल टू IAC अपॉन IDC या फिर EAC अपॉन EDC। तो मैं IAC और IDC निकालूं या EAC अपॉन EDC निकालूं। तो देखो ये पूरी की पूरी वोल्टता दिष्ट है, ये AC है। अब AC का प्रभावी मान निकालने के लिए हम निकालते हैं RMS वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात किया जाता है AC का। तो देखो दिष्ट का निर्गत दिष्ट वोल्टता 2Em अपॉन पाई, क्योंकि ये दिष्ट वोल्टता है। अब दिष्ट वोल्टता को ये तो रोकता नहीं है, पूरी की पूरी यहाँ पर जाती है, तो यहाँ पर पूरी दिष्ट वोल्टता लोड पर मिल जाएगी। हमें लोड पर दिष्ट ज्ञात करनी है और लोड पर ही प्रत्यावर्ती ज्ञात करनी है। दिष्ट वोल्टता लोड के ऊपर ही आ गए 2Em अपॉन पाई। निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टता पहला घटक कौन सा है, 4Em अपॉन 3 पाई कॉस 2 ओमेगा। समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं कि दृष्ट संकेतों प्रेरक कुंडली का कोई महत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दृष्ट के लिए फ्रिक्वेंसी f का मान 0, f का मान 0 तो ओमेगा L का मान 0, XL का मान 0 हो जाएगा। तब दृष्ट का निर्गत वोल्टता EDC तथा लोड पर दृष्ट वोल्टता EAC समान होती है, EDC समान होती है तथा लोड RL प्रवाहित धारा कितनी है ओम के नियम से EDC अपॉन RL। समीकरण 1 से EDC का मान रख दो, IDC कितनी हो गई 2Em अपॉन पाई RL। ये हो गई हमारी IDC। अब निकालनी हो IAC। प्रत्यावर्ती संकेत के लिए XL का मान 0 नहीं होता, तो XL का मान कुछ ना कुछ होता है। AC के लिए फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्त धारा कितनी जाएगी ओम के नियम से IAC अपॉन EAC अपॉन Z। अब Z किसकी प्रतिबाधा है, क्योंकि AC तो इसमें भी है और इसमें भी है। जब L और R जुड़े हों तो तुल्य प्रतिबाधा होती है अंडर रूट के ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर ये आवृत्ति 2 ओमेगा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी प्रतिबाधा अंडर RL स्क्वायर XL स्क्वायर। अब EAC का मान ऊपर से रख दिया है, IAC हो गया 4Em अपॉन कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 3 अंडर रूट के ये 4 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो XL का मान कितना है, XL का मान है 2 ओमेगा L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। ये IAC का मान है। मुझे IAC का वर्ग माध्य मूल मान चाहिए, तो हम इस पूरे का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करेंगे, वो कहलाएगा हमारा IAC। तो देखो इसका वर्ग माध्य मूल मान होता है, पहले तो इसका वर्ग करेंगे IAC का, फिर माध्य निकालेंगे, फिर वर्गमूल लेंगे, कहलाता है वर्ग माध्य मूल मान। दोनों तरफ वर्ग कर दिया, IAC का स्क्वायर में बराबर वर्ग माध्य मान I स्क्वायर AC। इसका माध्य मान निकालना इंटीग्रेशन 0 से t IAC स्क्वायर DT अपॉन 0 से t IDT। ये हो गया माध्य मान IAC का स्क्वायर का। IAC का मान रख दिया है ये।
इसको तो हमने बाहर निकाल लिया है कॉस स्क्वायर को, इसको कोण वाले को कॉस के अंदर रह गया। तो कॉस स्क्वायर का माध्यमान निकाला है, इसका माध्यमान होता है t/2 और यहाँ नीचे 0 से t dt है तो ये t हो जाएगा 1/t, तो हो गया 1/2। दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो IAC RMS हो गया 4EM/3√2 पाई RL² प्लस 4ω² हाफ। ये हो गया हमारा IAC RMS। रिपल फैक्टर की परिभाषा होती है IAC RMS/IDC। IAC RMS का मान ये रहा, IDC का मान ये रहा, रख दिया मान। और ओमेगा L देखो हमें ये चाहिए कि रास्ते में जो प्रेरक कुंडली है वहाँ पर AC ज़्यादा रुके। और AC ज़्यादा कब रुकेगी? जब प्रतिबाधा ज़्यादा मिलेगी। प्रतिबाधा कितनी होती है? XL = 2ωL। 2ωL ओमेगा L ज़्यादा कब होगा? जब ओमेगा का मान ज़्यादा, ओमेगा L ज़्यादा होगा। ओमेगा L का मान RL से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमको लोड पर जो लोड है वहाँ पर हमें AC जाने से रोकना है। तो ओमेगा L का मान RL से ज़्यादा रखो तो ये हो जाएगा। इसके सापेक्ष में इसको मान 0 मान लेंगे तो ये हो जाएगा। तो R का मान हो गया RL/3√2 ओमेगा L। इसको कह सकते हैं 0.236 ओमेगा L/RL। इतना होता है रिपल फैक्टर का मान। एक दूसरा मेथड देखो ये है, क्योंकि हम EDC ज्ञात कर चुके हैं 2EM/पाई। अब हम EAC ज्ञात कर लें। EAC का मान कितना है? 4EM/3 पाई cos 2ωt। इसका वर्गमूल मूल मान निकालेंगे तो हो जाएगा EAC RMS कितना हो जाएगा 4EM/3 पाई। इसका होता है 1/√2। अभी ये EAC जो RMS है ये प्रेरक कुंडली और IL पर अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा ये EAC RMS। इसमें से मुझे चाहिए लोड पे कितना है, लोड पर ज्ञात करना है। लगा दो बोलता विभाजन नियम उसको कह दूँ मैं EAC-RMS, जो कितना हो जाएगा इसी का प्रतिरोध अपॉन दोनों का योग, दोनों योग करना है तो RL² प्लस XL² इंटू अप्लाइड वोल्टेज कितना है EAC-RMS। तो सॉल्व करोगे EAC-RMS इक्वल टू RL अपॉन √4 ω² L² प्लस RL² इंटू इसका मान है ये रहा 4EM अपॉन 3√2 पाई। अब चूंकि ओमेगा L ग्रेटर देन RL तो हो जाएगा EAC-RMS इक्वल टू RL/2ωL और 4EM/3√2 पाई। नगर रिपल फैक्टर की परिभाषा क्या हो जाएगी? R इक्वल टू EAC-RMS अपॉन EDC। इसका मान RMS का RL इंटू 4EM/2ωL इंटू 3√2 पाई अपॉन में EAC उसका उल्टा गुणा कर दो। उसका मान है EAC का मान देखो 2M/पाई है तो पाई अपॉन 2EM। तो ये सारे मान कट जाएंगे तो वापिस ये बच जाएगा RL/3√2 ओमेगा वापिस दिया जाएगा। तो दो मेथड हैं कैसे